अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ आप हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका बार बार वक्फे वक्फे से ईरान को निशाना बनाता हुआ नजर आता है। ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईरान सुलह कर ले, ईरान मुज़ाकरात फाइनल करे और एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मशरिक वस्ता का ईरान को गुंडा बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप की धमकियों को इस तरह रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने कहा कि आप अगर सुपर पावर हैं तो हम भी दुनिया की सुपर पावर हैं और हम सुपर पावर होने का बाकायदा ऐलान करते हैं। ट्रंप साहब को उसके बाद तो बाकायदा चुप लग गई, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। जब भी अमेरिका और ईरान सुलह में एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं और पाकिस्तान सालसी के हवाले से एक पीस मेकर के तौर पर अपना रोल प्ले करता है, तो इसराइल को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसराइल एक स्पाइलर के तौर पर सामने आता है और उसके बाद सारे माहौल को खराब कर देता है। आने वाले दिनों में क्या होगा, जंग आगे बढ़ेगी, खत्म होगी, एग्रीमेंट होगा, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है कि बजट कैसा है, बजट में होने क्या जा रहा है और बजट में क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और ये आज के दिनों में, आज के सुबह शाम पूछा जाने वाला सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वजीर खजाना कहते हैं कि अगर मशरिक वस्ता की ये सूरत हाल ना होती तो ग्रोथ रेट 4 पॉइंट से भी क्रॉस हो जाता। लेकिन सवाल ये भी है कि भाई अभी तो जंग है, जब जंग नहीं थी पिछले 4-5 साल से, तब क्या हुआ? और उस वक्त पाकिस्तान ने ग्रोथ रेट 4 या 5 से क्रॉस कैसे नहीं हुआ? टेक्सटाइल के इश्यूज हैं, टैक्स के इशू हैं, टैक्स कलेक्शन के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है मैशत के हवाले से। और आज के मेरे पैनल में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, माहिर मैशत भी हैं और इंटरनेशनल मामलात पर गहरी नजर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। आमना उल्फा साहबा, वजीर अला की साबिक मशीर। दूसरे मेरे मेहमान हैं डॉक्टर सईद अलाई, साबिक वजीर सेहत रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड अतर रहमान साहब, सीनियर तजियाकार हैं। अहमद चनाय साहब, आप सब जानते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, मैशत पे बहुत गहरी नज़र। वो कराची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद पीटीआई के सीनियर रहनुमा, वो भी आज हमारे इस पैनल का हिस्सा है। कर्नल अतर रहमान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए कि ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या है? यानी ईरान को एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ अटैक करते हैं, तीसरी तरफ तरले मिन्नतें करते हैं। बेसिकली ट्रंप की पर्सनैलिटी तो खैर है ही है, कॉम्प्लेक्स किस्म की, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी क्या नजर आ रही है आपको? आने वाले दिनों में जंग खत्म हो रही है। शुक्रिया आपका बहुत कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब अर्ज़ है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। हम सब उसकी पर्सनैलिटी को, मेरे ख्याल में ये सेकंड टेन्योर है, अब तो पूरी दुनिया देख रही है। 6वां साल है उसका पावर में। पावर के बाहर भी उसके 4 साल देखे हैं कि वो क्या चाहता है क्या नहीं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है और जिसमें उसको कहता कुछ है करता कुछ है। सारी दुनिया को पता है कि उसका जो कुछ बोल रहा है उसके पीछे कुछ और है। तो वो उसकी बातें अब कोई उसको यकीन नहीं करता। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर डोमेस्टिकली कि ही मस्ट गेट रिड ऑफ दिस वॉर। अब वो जो मर्जी कहता रहे कि जनाब मैं ईरान को आज रात इस तरह उड़ा दूंगा, आज मैं इतना बड़ा हमला कर दूंगा, बेशक वो कहता रहे। वो सबको पता है कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं है, उससे क्या उसकी मुराद है। उसका सिर्फ एक ही है कि वो जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता है, जो कि सबको एविडेंट हो रहा होता है। तो उसके ऊपर जो प्रेशर आप देख लें इजरायली लॉबी का है, उसके ऊपर प्रेशर है अमेरिकन कांग्रेस का, उसके ऊपर प्रेशर है उसकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी का, उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक ऑडियंस का, जो हर कोई उसकी महंगाई से तंग हो चुके हैं। आप देख लें कि उधर हम अपने मुल्क में रोते हैं कि महंगाई इतनी हो गई, अमेरिका में सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में महंगाई का फिनोमेना है जिससे लोग तंग है। इस वक्त इस महंगाई का वाहद हल जो है वो कुंजी ट्रंप के पास है। वो अगर इस वेटल से, इस बार से विड्रॉ करेगा, अपना हरमत खुलेगी, तो
जाके ये जंग क्या कहते हैं दुनिया में ये जो महंगाई का जिन है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में सुकून होगा, ये नहीं दुनिया की मैशत और पाकिस्तान की मैशत ये जुड़ी हुई है मशरक़ वस्ता की इस जंग के साथ। अहमद शनाय साहब, आपका मैशत पे बहुत ही गहरी दस्तरस है, बड़ी गहरी नज़र है। बजट सर के ऊपर है, लोग बेचारे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। आज जरा अवाम को बताइएगा कि इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, और आईएमएफ आखिर चाहता क्या है कि वो जब को मुतालबा आता है हुक्मरानों के बकौल कि आईएमएफ ने ये कहा कि टैक्स बढ़ा दो, आईएमएफ ने कहा कि गैस का बिल बढ़ा दो, आईएमएफ ने ये कहा कि बिजली की प्राइसेस बढ़ा दो, आईएमएफ ये क्यों नहीं कहती कि अपनी अय्याशियां कम कर लो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दो बातें अहम हैं जो आपने कही हैं कि बजट जो है वो कैसा आएगा, क्या नए टैक्सेस लगेंगे, और दूसरा आपने आईएमएफ की बात की है। सर, मैं आईएमएफ से शुरू करता हूं कि जो भी लैंडिंग एजेंसी होती है सारी दुनिया में, चाहे बैंक्स हो चाहे पर्सनल लैंडिंग हो, वो पहले ये जरूर देखता है कि आया मैं इसको ये पैसे कर्ज दे रहा हूँ वो अदा करने के काबिल भी होगा या नहीं है मेरे पैसे। तो जाहिर है आईएमएफ की जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और आईएमएफ हमारे बजट को रिव्यू करता है कि हम क्या कारोबार करते हैं, तो फिर वो हक बजानिब होता है कि जी 100-125 अरब से जायद का जब हमारा फॉरेन लोन खड़ा हो और उसमें बजट डेफिसिट हर साल आ रहा हो, तो कहाँ से हमारी ताकत होगी कि हम उसको पेमेंट करेंगे। इसलिए वो उसकी मैनेजमेंट करता है। ये बात हमें हर पाकिस्तानी को समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी बजट कैसा होगा, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या इसमें मजीद टैक्सेस आएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि 2000 अरब से जायद कलेक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर अगले साल हमने करनी हो, तो क्या हम बगैर कोई टैक्स लगाए, बगैर कोई सिलसिले किए बजट को बना सकते हैं? यकीनन जवाब नहीं आता। और उसमें यह होगा कि मजीद टैक्स बढ़ाने के बजाय नए टैक्स रेवेन्यूज तलाश किए जाए। ये जो 25,000 वाली दुकानदारों वाली स्कीम है, उसमें भी एक कसीर रकम आ सकती है, 700-800 अरब रुपए जो है वो उसमें एक्सपेक्टेड है। इसी तरह दूसरे जो रेवेन्यूज हैं उनको भी ओपन अप किया जाए, ताकि ये 2-2.5 हज़ार का जो हमारा बजट का ज्यादा आउटले है लास्ट ईयर के मुकाबले में, उसको पूरा किया जा सके। और उसको पूरा करने के लिए जाहिर है हमारी जो भी इसमें सिलसिले होंगे वो हुकूमत को करने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत बोझ जो है वो आवाम को भी इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा जो है वो बजट में वेरिएशन आएगा, लेकिन जाहिर है नए टैक्स रेवेन्यू तलाश करने में जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देते उन पर बोझ ज़रूर आएगा और उसका शोर भी एक उठेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त चला गया है जहाँ हम अपने बजट के आउटले में 62% जो है वो सुबह को दे देते हैं, और इसके बाद उसको देने के बाद जो है वो सबसे बड़ा हमें जो बोझ आता है वो कर्जों की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी आता है। तो 8,000 से जायद अगर अरब रुपए सुबह को चली जाए, 8,000 से जायद अरब रुपए जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाए, तो फिर हम कहाँ से बचते हैं, कहाँ से जो है वो हमारा सर्वाइवल है 14-15 हज़ार की टैक्स कलेक्शन में, उसको 16,000 करने के बावजूद भी जो है वो हम कर नहीं सकते। हुकूमती उमूर जो है वो कैसे चलाए जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बजट से कोई बहुत बड़ी उम्मीद या खास उम्मीद नहीं है, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि नए टैक्सेस सिर्फ उन पे लगाए जाएंगे जो टैक्सेस नहीं देते, और जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं उनको किसी तरह इधर उधर ट्वीट करके थोड़ी बहुत रियायत जो है वो हम दे दें। अहमद शनाय साहब, बिल्कुल आपने सही अहाता किया। लेकिन बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप भी ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है और ग्रोथ रेट अगर नहीं पहुंचा या उसको क्रॉस नहीं किया बकौल वजीर खजाना के, वो मशरक़ वस्ता का ही मामला है या और भी कोई वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत का चौथा बजट है जो ये देने जा रही है, और जो बजट आया उसके अंदर जिस तरह का इन्होंने बयान किया उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। और पिछला कुछ अर्सा जो है, अगर आप रिसेंट पास्ट के अंदर चले जाएं, तो जब से ये जंग का आगाज हुआ तो बहुत सारे मिनी बजट्स हमको देखने को मिले। हमने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ते हुए देखा, हालांकि और उसकी बुनियादी वजह ये थी जो बताया गया कि आईएमएफ ने कहा कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए
अब हुआ ये कि लोग आपको टैक्स तो दे नहीं रहे, क्योंकि लोगों का इस रजीम के ऊपर एतमाद नहीं है। लोग को पता है कि हम अगर पैसा देंगे तो ये 11 रुपए का जाकर जहाज ले लेंगे, इनको पैसा देंगे तो चेयरमैन सेनेट की 10 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी, इनको पैसा देंगे पंजाब असेंबली का स्पीकर 10 करोड़ की गाड़ी ले लेगा, तो लोग तो इनको दे नहीं रहे। और जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही थी, जो यहाँ पे टैक्स दे रहे थे, 35 बड़ी कंपनियां पिछले 1 साल के अंदर ये पाकिस्तान छोड़ के चली गई, अपना कैपिटल निकाल लिया, जिनके अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शेल पाकिस्तान लिमिटेड थी, आपके जो है उबर थी, ये सारी कंपनीज जो है 35 कंपनीज थी, जिनका नाम अगर मैं लेना लगूं तो काफी टाइम लग जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जब इस तरह का माहौल होगा और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% है और आपकी जो जीडीपी जो ग्रो है वो भी आपकी लेस देन 3% है, तो मुझे बताएं कि आपकी तो सारी जो है इकोनॉमी, वो तो जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप कंज्यूम भी करी जा रहे हैं, साथ साथ तो ग्रोथ आएगी कहां से? और ये हुकूमत पिछले 4 साल से ये तो 2 महीने का शाक साल है ना, 3 महीने का, जो हमारे साथ ईरान की जंग शुरू हुई, लेकिन उससे पहले तो पूरा आपका फिस्कल ईयर पड़ा है। उस फिस्कल ईयर के अंदर क्या कोई बेहतरी आई, क्या कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, क्या यहाँ पे लोगों का जो है वो एतमाद बढ़ा जो इन्वेस्टर था? देखिए कितनी मुझे आपका मौका सईद अलाइक साहब, आप क्या समझती हैं कि कि अगर मशरिक़ वस्ता की जंग ना होती तो ये हमारी ग्रोथ रेट 4 से क्रॉस कर जाती? किस बेस के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है, बाहर से सरमायाकारी को बहुत ज्यादा आ गई है, किस बेस के ऊपर वो बात कर रहे हैं? जंग तो अभी 2 महीने की बात है। डॉक्टर सईद अलाइक साहब। हाँ जी, बहुत मेहरबानी। देखें, ये जो आपने बात की है कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर किसी रीजन में वॉर हो तो उससे तमाम मुल्क मुतासिर होते हैं। वो अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सबकी इकोनॉमी मुतासिर होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कोई जजीरा है जहाँ पे जंग हो रही है या आलमी हालात से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका बिलवास्ता और बिलावास्ता असर पड़ता है। और जो गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं वो, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा जी 4% तक नहीं हुआ, तो उसकी वजह एक बहुत बड़ी जंग है। और ये 2 महीने नहीं, पिछले तकरीबन 6-7 महीने से डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं कि पिछले साल तो जंग नहीं थी ना, उससे पिछले साल भी जंग नहीं थी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अगली बात कर रहा था कि इस दफा तो ये जंग की वजह हुई। और दूसरा ये है कि जो आप IMF के शिकंजे में हैं उसकी वजह से आपको बहुत सी शराइत मानना होती हैं, और उन शराइत के तहत आपने अपने बजट को बनाना होता है और फैसले करने होते हैं। लेकिन अभी हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि IMF के बावजूद आपको कर्जे मिलते हैं, शराइत पे मिलते हैं, सख्त शराइत पे मिलते हैं, लोगों पे टैक्स नाफिज होते हैं, लेकिन जो अफसरों की, ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमत की अयाशियाँ हैं और जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, दफ्तर हैं, उनके पेट्रोल हैं, तनख्वाहें हैं, वो कोई ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान जैसा हो उसके बराबर नहीं है। यानी उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। उस लिहाज से, जिस लिहाज से इकोनॉमी है, उस लिहाज से हमारे सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें, उनकी मरात बादशाहों जैसी हैं, जिसको जैसे उन्होंने पहले कहा है IMF ने कि रीस्ट्रक्चरिंग करें, इनको कंट्रोल करें, जो कि बार बार ऐलान किया गया कि 30% डिस्काउंट करेंगे, ऑस्टेरिटी करेंगे, लेकिन वो 30% ऑस्टेरिटी के बजाय हमने देखा कि वो खर्चे और बढ़ गए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि जो हम अयाशियां कर रहे हैं उसको रोकें, उसे कंट्रोल करें और उस तरह ही बिहेव करें जिस तरह हमारे मुल्क के अफसरों को, ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। आपका मौक़िफ़ आ गया। अमन साहबा, आपकी गवर्नमेंट भी थी, आप भी उस वक्त बड़े दावे करते हैं कि सबसे अच्छी कारकर्दगी आपकी गवर्नमेंट की थी, तो आखिर क्या वजह है कि टैक्स नेट बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? और जो 30 लाख लोग फंस गए हैं टैक्स के अंदर, बस उन्हीं को FBI रगड़े जा रहा है। तो नया जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा, क्या वजह है? शुक्रिया जुल्फ़ा और राहत साहब। वैसे लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए, आप मुझे हमेशा सबसे आखिर में टाइम देते हैं, मेरा ये आपसे शिकवा है। अच्छा,
खैर बात यह है कि अभी जैसे कि अपना सईद इलाही साहब कह रहे थे कि कहीं पे भी जंग हो तो उसके असरात जो है वो बाकी दुनिया के ममालिक पे पड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पे तो इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं, इतना जजीरा वो जो खार्ग है उसके ऊपर भी नहीं पड़ रहे होंगे जो पाकिस्तान पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी तीसरे मोहल्ले की लड़ाई होती है, मईशत हमारी तबाह बर्बाद हो जाती है। ऊपर से बजट आ रहा है, बजट के साथ साथ IMF का जिन हमारे सर पे वैसे ही मंडला रहा होता है। और पर कैपिटा हमारे वो जो है वज़ीर ख़जाना साहब वो स्पीच में कह रहे थे कि पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ गई है। भाई पर कैपिटा इनकम अगर हमारी बढ़ गई है तो उसके साथ साथ ये भी तो बताएं ना कि पर कैपिटा हमारे ऊपर महंगाई कितनी बढ़ी है, उस इनकम के साथ उसका कोई कंपैरिजन है? वो क्या आमदन और ख़र्च के अंदर कोई तवाज़न है? हालत ये हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो लाहौर में रहाइश पजीर लोग थे, जो मिडिल क्लास, जो वो लोअर क्लास की तो बेचारे की आप पूछे ही ना। मेरी अपनी नॉलेज में है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इलाके में इर्द गिर्द जो नवाही इलाके हैं या शहर के बड़े जो इलाके हैं, टाउन्स हैं, उनके साथ साथ जो छोटी कच्ची बस्तियां थीं, उसमें जो लोग रह रहे थे, यहाँ पे आके काम कर रहे थे, लेबर थी हमारी, वो ये इलाका छोड़ छोड़ के वो दूर देहातों में जा रहे हैं वापस। क्योंकि वो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो हमें एक कमरा किराए का जो है ना वो भी हमें 25,000 से कम का नहीं मिल रहा। सिर्फ एक कमरा जो 10 बाई 10 का है, 25,000 उसका किराया है। वो कहते हैं कि जी हम अगर यहाँ से कहीं मांगा मंडी या दूर निकल जाते हैं तो वहाँ पे हमें दूर दराज खेतों में अगर हमें क्वार्टर मिल जाता है तो उसका हमें 7-8 हज़ार रुपये किराया पड़ता है। यहाँ पे बिजली भी हम दें, पानी भी हम ख़रीद के पिए, गैस का बिल भी हो। अच्छा, गैस की हालत ये है कि बिल आता है, गैस नहीं आती, पानी नहीं आता लेकिन पानी का बिल आता है, बिजली नहीं आती लेकिन बिजली का बिल भी आता है। तो लोग जो है ना उनकी हालत ये है कि वो माइग्रेट करना शुरू कर गए हैं दूसरे निस्बतन इलाके शहर से बाहर की तरफ। ये शायद कोई हुकूमत की पॉलिसी है कि इन लोगों को शहरों की आबादी कम की जाए, ये तो मुझे ये ऐसे ही कुछ फील हो रहा है। रही बात आपने जैसा कहा है कि अपना आपका क्वेश्चन था कि टैक्स नेट के हवाले से। अच्छा, टैक्स नेट का हमेशा से रोना रोते आ रहे हैं सभी। हमारी हुकूमत ने उसको टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा अच्छा प्लान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद हमें अगला मौका नहीं मिला। टैक्स नेट में तनख्वाहदार तबका आज तक पिसता चला आ रहा है, वही तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाहों में से उसी को ज़ेरबार किया जा रहा है। और जो हमारे कारोबारी, हमारी इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट करती है, अब अगर ये टैक्स नेट की बात करते हैं तो इन्हें टैक्स नेट के अंदर मज़ीद लोगों को लाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो दबाव में वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ, उस दबाव में आने की वजह से जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सरमाया निकाल के इस मुल्क से बाहर चले गए। उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, उसमें यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि अब आप अगर किसी जो हमारे मैन्युफैक्चर होती थी चीज़ें, अगर आप कोई मटेरियल लेने जाते हैं घर को बनाने के लिए, अगर आप टाइल्स खरीदने के लिए भी जाते हैं तो दुकानों में आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो यहाँ पे बना रहा था उसको महंगाई वो बेयर नहीं कर सकता। ना बिजली के बिल अफोर्ड किए जा सकते हैं, ना यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो बेयर किए जा सकते हैं, लिहाजा छोड़ के सरमायाकार जो है ना वो मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। भाई उसके लिए सबसे पहले तो इनको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आप टैक्स नेट में किन लोगों को लाना चाहते हैं। अभी ऐलान हुआ है कि जी उसमें 25 पता नहीं कितने करोड़ सालाना जो लोग होंगे उनके कारोबारी हुजम के हवाले से उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। दावे की हद तक ये बातें होती हैं, लेकिन आज तक FBR इस चीज़ को, अपने किए हुए कमिटमेंट्स को क्या पूरा कर सका? अपनी जो अय्याशियाँ हैं, आज तक ब्यूरोक्रेसी को, अभी नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं सईद इलाही साहब, लेकिन अपने ही मुंह से वो बता रहे हैं कि उनके ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनके उससे बाहर है। जब यही इतने अरसे से हुकूमत में है, जब यही ब्यूरोक्रेसी के गिर्द शिकंजा नहीं कर सके और उनको कंट्रोल में नहीं ला सके, उनकी याशियाँ, उनकी जो मराहत है उसके अंदर कोई कमी नहीं ला सके, तो कोई और क्या, और कोई क्या करेगा? कौन शिकंजे में ला सकता है? ब्यूरोक्रेसी को शिकंजे में ना आप ला सके, ना इमरान खान ला सका, ना नून लीग ला सकी, उनको किसने लाना है?
वही सबको लाते हैं। कर्नल अतर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक तरफ ईरान की जंग है, इसका यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। जैसे हमने उल्फा साहब ने कहा कि इसमें जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन उसके सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान में होते हैं, दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं होते, लेकिन हमारे ईरान यहाँ पे बहुत भी नहीं ज्यादा हो रहे होते हैं। इतने बुरे, तो आप हमारे आपको पर क्या, हो रहे। खान साहब, बाकी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स नेट है, एपीआर की कारकर्दगी है, ब्यूरोक्रेटिक सुरख फीते का मामला है, टेक्सटाइल यहाँ से उड़ गई, सरमायादार चले गए, पैसा बाहर चला गया, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजूहात हैं। तो बाकी चीजों को अगर हम एड्रेस कर लें कर साहब, तो क्या ये बहरान ठीक नहीं हो सकता? क्या टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो सकती? क्या टारगेट पूरा नहीं हो सकता? जी जुल्फकार साहब, सबसे पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक बहुत सख्त, क्या कहते हैं वो, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं और बहुत अपने आप को कंपैरिजन करते हुए बाकी मुल्क के साथ जो आप मुझे बताएं, हम आईएमएफ के अंडर क्यों हैं? हम आईएमएफ के अंडर इसलिए हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास रिजर्व है ही, हमारे पास रिजर्व क्या कितने हैं? 16-17 अरब। दैट्स हाउ। आप दूसरी तरफ इंडिया कहते हैं जी उसकी करेंसी जो है वो तो नीचे नहीं गई इतना सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन आप याद रखें कि इंडिया के 650 अरब रिजर्व्स हैं, और जब से ये जंग हुई है उनके अरब रिजर्व कितने डिप्लीट हो गए हैं? उनके $100 बिलियन से ज्यादा डिप्लीट हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों $12 बिलियन का सोना बेचा है, सिर्फ अपनी करेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रेजेंट रेट पे। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश के $50 बिलियन के रिजर्व वो उनके भी डिप्लीट हुए। हम हमारे पास ये सब कुछ हो तो हम क्यों आईएमएफ के पास जाएं? आईएमएफ के पास अगर नहीं जाएंगे तो हमें कोई और डोनर एजेंसी कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आईएमएफ के पैनल पे होंगे वो गो अहेड हमें देंगे तो बाकी कोई डोनर एजेंसी हमें देगी। बाकी ममालिक जो वो कहते हैं जी सबसे पहले आप आईएमएफ आपको लुक आफ्टर कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर जाके वो आपको कुछ देंगे। उनको कुछ अतर साहब अब अपनी याशियां क्यों खत्म नहीं कर लेते? हम अपने आपको थोड़ा सादगी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी वो जो चीज जो सिर्फ याशियों की, ये भी हमें एक फैशन के तौर पे हम कहते हैं कि याशियों। आप मुझे ये बताएं कि आपका पिछले साल जब से आपकी इंडिया के साथ जंग हुई है, पिछले साल मई में, उसके बाद से आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए। क्या आपका कोई ऐसा बॉर्डर है जो आपका इस वक्त सुकून से हो? कोई बॉर्डर नहीं है, हर तरफ आप चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। आपका सब तरफ से आप हॉट बॉर्डर्स हैं आपके, आपको हर तरफ से आपके डिफेंसेस मेंटेन करने पड़ रहे हैं। आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर कहीं से कहीं चला गया, तो उस सारे का वो जो बढ़ता है उसको तो आप बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी इनकी अयाशियां बढ़ गई। मुझे तो मैं इस चीज से नहीं एग्री करता। अतर साहब ऐसे हालात में देखिए अतर साहब, मैं आपसे मेरा प्लीज मेरी बात सुनिए। आप ये है कि आपके जो गवर्नेंस है वो पुअर है, आपकी पुअर है, ठीक है ना। आपकी जो करप्शन हो रही है, आपने जो एनएफसी के बाद जो क्या आपकी 18th अमेंडमेंट हुई है उसके बाद जो आपने सूबों को इख्तियारात दिए हैं और जो क्या एनएफसी से आपने उनको एडिशनल फंड दिए हैं, उसके बाद उनका जरा मुवाजना करें कि उधर जाके उनसे हुआ क्या है। अगर पंजाब की गवर्नेंस बेहतर है तो पंजाब में आप पिछले 2012 से जब से ये 18th अमेंडमेंट आई है, आप डेवलपमेंट भी तो देखें ना कितनी हुई है, और क्या आपकी जो गवर्नेंस है वो भी बेहतर है। लेकिन बाकी 3 सूबों का हाल भी तो देखें ना, वहां कितनी करप्शन बढ़ी है। आपके जो सोशल इंडेक्सेस हैं, एजुकेशन का, हेल्थ का, बाकी क्या सोशल वेलफेयर का, वो सारे के सारे इस खित्ते के बाकी तमाम ममालिक से लो चले गए। उससे पहले हम ऊपर होते थे। ये सिर्फ जो आपके ये 16 साल आपने ट्राई की है ना, अब ये इसके 18th अमेंडमेंट के और ये जो आपने अब प्रोविंसेस को एम्पावर किया, उसका नतीजा है कि ये हम अब ये भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है बाकी अख्तर साहब, मैं हुई है कि कोई रिजल्ट ही ठीक।
आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये 18वीं तरमीम के नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। एनएफसी की तकसीम का मामला इस तरह का हो गया कि जिसमें मेजर रकम जो है, मसलन आप 1700 या 18,000 अरब आपकी कलेक्शन होती है, जिसमें कोई 8,000 अरब चली जाती है कर्जों की वापसी पे। 8,000 अरब सुबह को चला जाता है, बाकी वफाक के पास बचता ही कुछ नहीं। ये बात मैं दुरुस्त उसी है, में जा लेकिन रहा हूँ मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक ऐसा मुल्क है जिसके बॉर्डर हॉट हैं, जिसके अंदर एक जंग की कैफियत है दो तीन जगह पे, जो खुद हालत जंग में है, जिसके अवाम की हालत ये है, ऐसे मुल्क के अंदर क्या हुक्मरानों को ये जेब देता है या ब्यूरोक्रेट्स को जेब देता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लें, और या एफबीआर को आप करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां लेके दे दें, 10-10 हजार आप बंदा मुझे नया एक भर्ती बात कर दें। मैं आपसे ये बात नहीं करता। ये वही गरीब मुल्क है जहां आप सड़कों पे जाएं इस वक्त क्या जो पहले छोटी कार होती थी वो नजर नहीं आ रही, जीपस्टर ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप एक बंदे को डिप्टी कमिश्नर बनाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और उसको आप कहते हैं सुजुकी मेहरान में आप ट्रेवल करो, उसको कौन लिफ्ट कराएगा यार? अब बरसते ये भी शायद मुझे महसूस था, बताओ। नहीं, बरसते शायद महसूस साहब, ओवर आप उसको ओवर। एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी तू तेरे क्या डिस्पोजल पे इतना फंड है और तूने ये काम करना है और तूने पब्लिक में जाना है। हमारी पब्लिक इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको आप इस बंदे को आप एक छोटी कार में बिठा दें और वो कोई उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है, आप ये बरसते भी शायद एक महसूस साहब। ये रियलिज्म है, ये करण साहब हकायक। ठीक है, थैंक यू। करण साहब आपका मौकफ आ गया। बरसते शायद महसूस साहब। देखिए जुल्फकार राज साहब, जब हम बात रियासत की और बजट की करते हैं तो इसका जो मेन कंपोनेंट है या जो सब्जेक्ट है वो अवाम है। जब तक अवाम का इस निज़ाम के ऊपर एतमाद बहाल नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें, आप इसको बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जा सकते। और अवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? जब आपकी गुड गवर्नेंस होगी, जब हुक्मरान जो हैं ये अपनी अयाशियां छोड़ेंगे, लोग ये समझेंगे, पब्लिक एट लार्ज ये समझेगी कि जैसे हमारा जो है हम जिस हालात के अंदर गुजर रहे हैं उसी हालात के अंदर हुक्मरान तबका भी गुजर रहा है, और सब मिलजुल के इस पेचीदा मामलात के अंदर गुजर रहे हैं। लेकिन देखिए, 140 अरब डॉलर का इस वक्त हमारे पे कर्जा है जो खरबों रुपया बनता है। आज अगर हमारी जीडीपी जो है वो 6 to 7% ग्रो करे तो कम से कम एटलीस्ट वी नीड 40 मोर इयर्स टू कम आउट ऑफ दिस बर्डन। 40 साल हमें लगते हैं, हमारी दो नस्लें ये कर्जा उतारते उतारते गुजर जाएंगी। लेकिन ये देखें, ये मुल्क के हालात तक पहुंचा कैसे, ये भी तो देखना है ना। मुझे इसमें कोई इतराज नहीं करना, सब कह रहे थे डिफेंस बजट को बढ़ाएं, आप बिल्कुल बढ़ाएं, इसके अंदर कोई इतराज नहीं। लेकिन साथ ये भी तो देखें कि 18th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस मौजूद था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर वो किया, और एनएफसी के अंदर जो आपके शेयर्स है, आज भी वफाक के पास 44% है, 56% प्रोविंसेस को जा रहा है, 44% है। इसके ऊपर बात हो सकती है, पार्लियामान का फोरम मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिस वजह से अवाम का भी एतमाद हमारे इस पूरे निजाम के ऊपर बहाल नहीं होता, कि हम रात को या जो है दरवाजे बंद करके ड्राइंग रूम्स के अंदर फैसले करते हैं। हम बजट बनाते हैं, हम नहीं बताते अवाम को, हम उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन पार्लियामान के अंदर नहीं करते। पब्लिक एट लार्ज को नहीं पता होता कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, इन मसाइल से निकलना कैसे है, और ना हमारे हुक्मरान ये बताते हैं अवाम तक। बल्कि ये होता है आईएमएफ की डील हुई या आईएमएफ से कर्जा लिया, किन शराइत पे लिया अवाम को नहीं पता, वो किन शराइत पे वापस होना है अवाम को नहीं पता। आप जब इस तरह के हालात अवाम से पोशीदा रखेंगे और आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके साथ मिलके इस सारे बर्डन से निकले, तो मेरा ख्याल है कि अवाम शायद निकले ना। ओके, डॉक्टर सईद अलाई साहब, आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि ये बरैसर साहब कह रहे हैं कि जी अवाम से सारे मामला पोशीदा रखेंगे तो उसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल होगी। देखें, ईरान अमेरिका जंग अपनी जगह, उसका एक पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है, वो अपनी जगह। लेकिन आप रशियन ऑयल छोड़ के, ईरानी छोड़ के, आप अमेरिका से 60 लाख बैरल अगर खरीदेंगे कपास की, वहां से लेंगे चीजें, मैक्सिमम उधर से खरीदेंगे, आपकी एक्सपोर्ट बराए नाम रह जाएगी, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे बताएं कि आपकी ग्रोथ रेट जो बढ़ने की बात हो रही है वो तो एक हवाई बात लगती है ना डॉक्टर साहब। देखें, जो अभी दो बातें हुई हैं, एक तो मैडम ने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि जंग और इकोनॉमी
ये बिल्कुल क्या मुंसलिक चीज़ें हैं। और जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान पे असर नहीं हुआ या हुआ है, तो ये तो एक आम पकौड़े वाला बता सकता है कि भाई अगर जंग हो तो मुल्क के हालात क्या होते हैं। तो ठीक। जो हमारे पार्लियामेंटेरियन ऐसी बात करेंगे तो वो समझ से बालातर होगी। दूसरी बात आपने जो की है, और करर साहब ने ये बात की कि मुल्क में इस वक्त दिफा के लिए पैसे की ज़रूरत है, वो ठीक है, हम खर्च करेंगे। लेकिन जो उन्होंने बात की कि गाड़ियाँ देनी हैं ज़रूर दीजिए, लेकिन मुनासिब दीजिए। 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ी है जो बड़ी मुश्किल है। अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां और ले रहे हैं 5-5 करोड़ की, 50-50 करोड़ की बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े अफसर। तो मेरी राय ये है कि देखें, ये 50 करोड़ के बजाय 25 करोड़ के बजाय करोला गाड़ियां पाकिस्तान में बन रही हैं, अच्छी गाड़ियां बन रही हैं जो रीजनेबल भी हैं, और बकौर कर्नल साहब के उनका रोब दाब भी है। तो बजाय करोड़ों की गाड़ियां लेके जो लोकल गाड़ियां वो इस्तेमाल करें, दफ्तरों में एसी लगाएं, कुर्सी मेज रखें। लेकिन जो डेकोरेशन पे अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, एक कमिश्नर ऑफिस अगर आप देख लें, अरबों रुपए का ऑफिस है, उसमें एक शख्स बैठा हुआ है जिसका कोई अख्तियार भी खास नहीं है, वो भी डेलीगेट हो गए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमें इस वक्त पूरा अपना खर्चा है सरकार पे, उसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा और उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात आपने जो कही अभी कि जनाब ये बात भी सही कही कर्नल साहब ने कि हम वाहिद लोग हैं जो अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बात ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव कम करते हैं। अगर इन्हीं हालात में भारत के अखबारात, बांग्लादेश के अखबारात उनको पढ़ लें तो उनके हालात भी वही हैं जो हमारे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनकी इकोनॉमी बड़ी है, हमारी इकोनॉमी छोटी है। हमारे रिज़र्व कम है, उनके रिज़र्व ज़्यादा हैं, लेकिन वो तमाम मुश्किलात और मसाइल वही हैं। और दूसरी बात यह है कि दो चीज़ों का ताल्लुक है, एक तो आपकी इनकम और फिर इन्फ्लेशन। अब हमारे पास ये जो बैलेंस करना होता है वो हमेशा होता है आपके रिजर्व से। जब रिजर्व कम होता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और इनकम भी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके लिए एक इज्तिमाई कोशिश करनी होगी, जिसमें पहला स्टेप जो है वो वही है कफ़ायत शारी, ताकि वहाँ से बचाएं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस वक्त आप देखें कि दुबई और मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर परेशान हैं और वो सारे सिंगापुर और मलेशिया जा रहे हैं। पाकिस्तानी मैं जिनको जानता हूं अरबों रुपए लेके सिंगापुर पहुंच गए हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें कुछ छूट दे दे, उनका सोर्स ऑफ इनकम ना पूछे, उनको यहाँ आने दे, इन्वेस्ट करने दे, तो मेरा ख्याल है कि वो पैसा जो मिडिल ईस्ट से फॉर ईस्ट जा रहा है वो पाकिस्तान आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है चंद छोटी छोटी तब्दीलियों से हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। किफायत अशारी की भी आपने बात की है, बड़ी बुनियादी चीजें हैं। लेकिन आमना उल्फत साहबा, ये जो करप्शन का एलिमेंट है, चाइना में आपने देखा करप्शन की सजा मौत, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े करप्शन के वाकयात आते हैं। करप्शन कितनी मैटर करती है सोसाइटी में? वैसे तो हमारे यहाँ नैब भी है, नैब का जो काम माजी में रहा है वो भी आपको पता है, ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग पे बस एक दूसरे के बाजू मरोड़ने पे लगे रहे। लेकिन आपके ख्याल में अगर रुथलेस किस्म का एक दफ़ा एहतसाब हो और गैर जानबदार एहतसाब हो और करप्शन को रोक दिया जाए, गवर्नेंस बेहतर हो जाए, तो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स सबसे मेजर चीज़ ही जो है ना वो गवर्नेंस है, और गवर्नेंस की जो बुनियाद है वो इंसाफ है। हर चीज़ में देखें जहाँ पे इंसाफ होगा, और इंसाफ का सबसे बड़ा तकाजा जो है वो ये है कि सबसे पहले तो करप्शन तभी ज़्यादा कामयाब होती है जब लोगों को अनअवेयर रखा जाता है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती। उसकी मैं आपको एक मिसाल ये देती हूँ कि हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि दुकानदारों के पास जाते हैं, आम पब्लिक को आप देख लें, किसी को नहीं पता कि हमने टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। मोर देन 80% लोग जो है ना उनको पता ही नहीं है कि टैक्स रिटर्न में वो समझते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है, फाइलर बनने का मतलब ये है कि हमें हर हाल में हर साल पता नहीं अपनी कमाई का कोई 50% शायद इन्हीं को देना होगा। अब ये उनको जो धोखे में रखा गया है ना उसका फ़ायदा वो ऑफिसर्स उठाते हैं कि वो दुकानदारों में नहीं, लोग खौफज़दा हैं, लोग पॉलिसीज आपकी इतनी ज़ालिमाना है, लोग खौफज़दा हैं। और फिर उसमें ये नहीं है
कि आप टैक्स के उतना ही रखें कि जितना कोई अपनी जेब से पे कर सके। अगर प्रॉपर्टी टैक्स आ रहे हैं तो वो भी बगैर सोचे समझे, ये नहीं देखा जा रहा कि अगले की प्रॉपर्टी के ऊपर इतना टैक्स बनता है नहीं बनता है। पानी के बिल है तो वो भी नहीं देखा जा रहा कि इसका इतनी इनकम है नहीं है। यानी कहीं पे भी कोई तनासुब नहीं है आमदन का और खर्च का, और बेदरेग बगैर सोचे समझे जो है वो लोगों के ऊपर लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए और हुकूमत इसको अपना एक वो बना ले, एक मिशन बना ले कि हमने लोगों को टैक्स नेट में लाना है, उनका एतमाद बहाल करना है, एक मुहिम चलाई जाए कि भाई आपने टैक्स इंस्पेक्टर को आपने जो माहाना आपने उसको जो रिश्वत देनी है, माहाना हो सकता है वो 2000 4000 या 5-5 हज़ार भी दे रहा होगा, भाई आप सालाना 1000 रुपया हुकूमत के खाते में जमा करवा दो। अब इस वक्त क्लीन लाहौर के हवाले से हर कोई उसके घर में बिल आ रहा है और वो अपना सफाई का पैसे जो है हुकूमत के ख़जाने में जमा करवा रहा है। इसी तरीके से अगर हर 10 मरले के घर के ऊपर, जो 10 मरले के घर का मालिक है, उसके ऊपर अगर एक ऐसी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कि आपने साल बाद आपने इसके 5000 रुपये देने, किसको दुखेंगे? वो किसी की जेब में नहीं जाएंगे बल्कि हुकूमत के खजाने में जाएंगे। और 10 मरले का घर बड़े दुखते बड़े हैं, इसलिए कि टैक्स लोग, ये एक एग्रीमेंट होता है काम शहरी का रियासत के साथ। जब रियासत शहरी को ऑन नहीं करती तो उसके नतीजे में शहरी रियासत को ऑन नहीं करते। जहाँ पे 50% लोग टैक्स देते हैं अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर, बातें तो हम बड़ी करते हैं, वहाँ पे सहूलतें मिलती है ना, लोगों को यकीन है, एजुकेशन फ्री है, उनको सिक्योरिटी है। यहाँ पे आप मुझे बताएं ना कि बेचारों लोगों की एजुकेशन सारी प्राइवेट एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। हेल्थ की आप हालत देख लें। मैं उस इंसाफ की और उस सिस्टम की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं आपको वो नुक्ता बता रही हूँ कि हमारे यहाँ आम आदमी टैक्स इंस्पेक्टर को रिश्वत की मद में इतने ज्यादा पैसे पे कर रहा है कि वो अगर हुकूमत के खजाने में जाना शुरू हो जाए ना तो एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट हो जाती है। सिर्फ एक अच्छा, फिर एक और अभी जो कल साहब, वो तो अभी आमना उल्फत साहबा ने कनातर साहब, आमना उल्फत साहबा कहती हैं कि इस तरह अपना टैक्स लगा दें 5000 और उस दाने में चला जाए। ये देखें अभी लेवीज का जो टैक्स लगा पेट्रोल के ऊपर, इस पे आपने देखा कि पेट्रोलियम का जो टैक्स है कि 2700 अरब रुपए इकट्ठा हो गया। सवाल यह है कि ये IMF की 2 प्रोग्राम्स मिला के अगर देखें तो 2300 अरब रुपए बनता है। तो आपने 2 महीनों में 3 महीनों में अवाम की जेब से 2700 अरब रुपए निकाल लिया। तो आप मुझे बताएं कि अगर अवाम को अगर आप ऑन बोर्ड करें, उनको कन्विंस करें और जो टैक्स का पैसा है या लेवीज का पैसा है वो जेन्युइन खजाने में जाए और लोगों को पता हो कि लोगों की अय्याशी पे नहीं जाएगा, तो लोग तो बेचारे पेट काट के टैक्स देने को तैयार है। IMF को बाय बाय सुबह कह सकते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि जब मुझे पता होता है कि मेरा टैक्स का पैसा किसी की अय्याशी पे जाएगा तो फिर लोग हेजिटेट करते हैं। कर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। अच्छा। लोग टैक्स देना चाहते हैं, लोग टैक्स नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते। मैं तो कहता हूं लोग नहीं देते, तो यही तो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात आप याद रखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे भाई लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? तब भी तो दे रहे हैं ना, दूध इतना महंगा, दूध पे लगा हुआ है, हर चीज पे लगा हुआ है। कि आप मुझे ये बताएं, आप बाकी तो ये कर लेते हैं कि जी इधर ये टैक्स चोर है, ये करप्ट है, ये फलाना है, ये फलाना है, जो जितने हमारी सोसाइटी के इवल्स हैं उनको आप गिनवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज पे आप बात नहीं करते हैं, वो ये है कि जो हमारे मुल्क में डेमोग्राफिक चेंजेस आ रही हैं एनुअली, आपकी आबादी जो बढ़ रही है, आपके मुंह जो बढ़ रहे हैं हर साल, उनका कोई जिक्र नहीं करता। एक फैमिली कोई छोटी बता दे जिसके 2 बच्चे हों, आप ये जो जितने गरीब गुरबा हैं हर एक के 6 से 8 बच्चे हैं। मौलवियों से मार खानी है, मौलवियों से हम लोग मौलवियों से ज्यादा डरते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है मौलवियों को। आप जब एक नेशनल लेवल पे कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे चीजें ठीक होंगे। हमने नेशनल लेवल पे फॉर्मली प्लानिंग छोड़ दी है। साहब ये मैंने और आपने तो नहीं करनी ना, ये लीडरशिप ने हुकूमत ने करनी है। और हुकूमत डरती है किससे? मौलवियों से डरती है। वहां पे वो फतवा लगा देंगे, फतवे जो आ जाते हैं। आप इस बारे में और जब तक ये डरते रहेंगे कोई पॉलिसी नहीं बना सकते।
बाकी हर काम में डंडा तो हम चला लेते हैं, लेकिन जो करने वाले काम है, सुबह उसमें नहीं कालाबाग चलाते। डैम बनाए ना डंडे से, सुबह ये डंडे से लोगों को आबादी के कंट्रोल करें ना, क्यों नहीं कर रहे? आपको वो इतनी पावर की जरूरत, सोलर आपके पास इतना आ गया, बाकी ऑल्टरनेटिव मींस इतने आ गए हैं। अब वो दौर चला गया कि हम बार बार हार्प करें जी कालाबाग डैम बनाए, वो सिर्फ फैशन के तौर पे हम बात करते हैं। अब हमारी जरूरत नहीं है कालाबाग, वी शुड नॉट से इट लाइक दैट। हमारी फैसिलिटीज डिफरेंट है। अब ये बन जाएगा अपना भाषा वगैरह, आपकी पावर की सारी वो जो आपकी है वो सारी पूरी हो जाएंगी। सर पानी भी कालाबाग की जरूरत चाहिए, नहीं। ज़राअत क्या क्या हाल हो गया। बोर्ड बनाया था, जो एक्चुअल क्यों जी, मसला है डॉक्टर उसकी साहब? बात नहीं कर रहे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, कालाबाग डैम की कोई जरूरत नहीं, फैशन के तौर पे हम बातें करते हैं, आप बताएं कि ये वाकई ऐसे है? देखिए जुल्फिकार राहत साहब, कालाबाग डैम्स, रिजर्वायर ये सिर्फ बिजली के लिए नहीं होते, ज़राअत के आपका लिए। जो है वाटर रिजर्वायर ये होते हैं। और जिस तरह इंडिया ने जो है वो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा हुआ है, और कल भी उनके एक मिनिस्टर का बयान था कि हम एक कतरा पानी का पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। और अगर हमारी इस तरह की सोच होगी कि हमने रिजर्वायर नहीं बनाने, वाटर रिजर्वायर, तो हम तो मतलब अपने किसान को, जो हमारा इकोनॉमी का सबसे बड़ा हमारा कंपोनेंट है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम तो उन सारों को, हमारी सारी जो है जमीनें वो गैर आबाद हो जाएंगी। किसान बेचारा जो है पहले ही बुरे हाल के अंदर है, बेचारा मर जाएगा। हालांकि ये चीज तो प्रमोट करनी चाहिए, ये तो मतलब ग्रीन एनर्जी है, साथ आपका जो है पानी की किल्लत इसको पूरा करते हैं, आपकी फ्लड वगैरह को रोकते हैं। हर साल आपके बजट के एक मेजर पोर्शन चला जाता है फ्लड रिलीफ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो बड़ी जरूरी हैं। तो गुजारिश ये है जुल्फिकार साहब, मुझे वो हबीब जालिब का एक शेर याद आ रहा था ये सारे बजट को लेकर और ये सारी बातें सुन के। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, रोटी कपड़ा और दवा, रहने को घर छोटा सा, मुफ्त मुझे तालीम दिला, मैं भी मुसलमान हूं वल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या। खेत वडेरों से ले लो, मिले लुटेरों से ले लो, रहे ना कोई आली जा, पाकिस्तान का मतलब क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जब तक आली जा वाला कल्चर शाहिद खत्म मसूद नहीं साहब, करेंगे, आप जब तक भी ये आजकल पीटीआई ज़ाहिर इनकलाबी बनी हुई है। शायद मसूद साहब आपके इनकलाबी शेर जो हैं वो कौम को ज़ाहिर है सोचने पे मजबूर तो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जी आप शायद मसूद साहब के इनकलाबी शेर सुन रहे हैं, जी जी। और इससे पहले हमने नून लीग के इनकलाबी शेर सुने थे और इनकलाबी तराने सुने थे, वोट को इज्जत दो। ये सीजनल किस्म के शेर हैं, कभी आप बोलते हैं कभी पीटीआई बोलती है। तो मुस्तकिल बुनियादों पे वो मुल्क के हालात ठीक करने के लिए कोई सारी जमातें बैठ क्यों नहीं जाती आपस में? जुल्फकार साहब, जैसे आपने कहा ना, कभी ये शेर कोई पार्टी पढ़ती है, कभी कोई दूसरी पार्टी पढ़ती है, कभी आप भी पढ़ते हैं, एंकर भी यही करते हैं, सारे हबीब जालिब को पढ़ते हैं सब। और दूसरी बात यह है कि जो आपने अभी बात की है, इस वक्त पाकिस्तान की जो 3 बड़ी पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, MQM है, ये तमाम हुकूमत में शामिल हैं। और अगर हुकूमत चाहे तो इस वक्त UUI और बाकी 1-2 जमातों को भी साथ शामिल कर सकती है, जिसमें जो अभी हिज़्ब इख्तिलाफ में है वो भी आ सकते हैं। और जो PTI है उसके लिए भी मेरा ख्याल में जहाँ तक गुफ्तगू चलती रहती है उसमें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरा चलते रहते हैं। अभी कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें वज़ीर आला आए थे KP के, तो गुफ्तगू चलती रहती है। मेरा ख्याल में ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो मामला है अपोजिशन का, उनसे भी आहिस्ता आहिस्ता अफ़हाम व तफ़हीम से मामला तय होते जाएंगे। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो सेटअप बना हुआ है, क्योंकि वो पॉलिटिकल सेटअप है, सारी पार्टी शामिल हैं, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, वसील बुनियाद कर देना चाहिए, ताकि मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। अच्छा, इससे मुल्क के लिए बेहतरी होगी। अमन साहबा, आप भी समझती हैं कि सारी पार्टियों को शामिल करके कोई नेशनल गवर्नमेंट ही बन जाए, एक नेशनल एजेंडा हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, सादा सा एक सिस्टम हो, ये कुछ 100-150 वजीर बना के, हाँ जी और उसका नतीजा भी कुछ ना निकले, वो क्या ख्याल है? असल में बात यह है कि मुझे तो इन तमाम बातों से, अभी ये जो सईद इलाही साहब भाई है मेरे कह रहे थे, मुझे वो याद आ गया कि अभी जैसे ही वहाँ पे कश्मीर में और गिलगित बिल्तिस्तान में
पता चला कि जी अपना पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ से विन कर गई है। तो ऐवान सदर की वो मैं फुटेज मुझे नज़रों के सामने घूम रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि माशाल्लाह से बिलावल ने बहुत अच्छी तकरीर की और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं ये सोच रही थी कि हमेशा ये होता है, वैसे तो ये सब इकट्ठे होते हैं, बड़ा इत्तेफाक है, मिलजुल के चल रहे हैं, और उस जैसे इलेक्शन आता है एक दूसरे को टिक्का की फप्तियाँ कसते हैं, और जैसे ही उसमें से आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस एक को विनर करना होता है उसे करके अगले दिन जाके मुबारक के सलामते, अच्छा जी अब मिलजुल के फिर से चलो, और फिर से जिसको कहते हैं ना लुट्टो फुट्टो वाली बात है। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अपना कोई ड्रामा बन रहा है और उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, और वो एक्टर जा जाके अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बाद में उसका मतलब ये था उल्फा साहबा, उसका मतलब यह था कि बिलावल साहब ने बहुत अच्छी कैंपेन की, बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन जो कैप्टन सफदर साहब और हमारे वज़रा गए और मियां नवाज शरीफ साहब गए उन्होंने अच्छी नहीं की। मतलब तो यही था ना। नहीं, वो जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस की मुबारकबाद थी ना, फिर तो बाद में सब इकट्ठे बैठे हुए थे। वो तो वक्ती तौर पे था ना कि स्टेज शो था, स्टेज शो था, वो खत्म हुआ, फिर इकट्ठे बैठे हुए हाथ मिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, और अब मिल बांट कर अब एक दूसरे को पोस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा भी चलो, ये जमहूरियत है क्या? यहाँ पे अगर इसी तरीके से होना है तो वो उन्होंने ठीक मशवरा दिया है कि मिलजुल के फिर बाकियों को भी शामिल कर लो इस ख्वाबों में, और उनको भी कहें कि आ जाओ भी, तुम भी आ जाओ, पीटीआई तुम भी आ जाओ, और सबको मिला जुला के सबका हिस्सा अलग अलग दे दिया जाए कि भाई तुम 180 वजारतें तभी तो बनेगी जब सबको। आपकी पार्टी कोई ला रही है बजट के ऊपर, कोई आप भी कोई शैडो बजट ला दें, मुजम्मिल असलम साहब को कहें कि गवर्नमेंट तो जो पेश कर रही है, कोई अपोजिशन भी कोई तजावीज़ ऐसी लेके आए कि लोगों को पसंद हो, वो काम करें आप। हमने जी बिल्कुल, हमने 37 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल मुजम्मिल असलम साहब ऑलरेडी नेशनल असेंबली के अंदर अपनी चीजें जमा करवा चुके हैं। हमने एक एक चीज के ऊपर अपनी राय दी और बाकायदा इसको एक एक कि कहाँ से जो है वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे एक्सपेंस कम कर सकते हैं, कहाँ पे जो है हमारा जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे हम जो है वो इन्वेस्टर को लेवरेज दे सकते हैं, कहाँ पे हम चीजों को, हमने ये पूरा 37 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। हमने एक शेडो बजट दिया है और उसके ऊपर हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये बजट सेशन स्टार्ट हो तो हमें उसके ऊपर मौका मिले, और फिर ये चाहेंगे कि जो मेन स्ट्रीम बहस का हमारी बात उस पे मिलना चाहिए जी, और जब हमारी तकरीर है बजट के हवाले से तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको जो है वो टेलीकास्ट भी करे, उसको कट ना किया जाए, उसको बल्कि दिखाया जाए ताकि अवाम को पता लगे कि कौन सी जमात जो है वो अवाम के दुख दर्द या उनके मसाइल के हवाले से क्या बात करती है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारी जमातों को ये मौका मिलना चाहिए। चलो वो तो मौका केपी का तो है ही, केपी में कोई ऐसा बजट दे देना जिसमें कम से कम कोई एजुकेशन इमरजेंसी लगा दे, कोई एजुकेशन लोगों को एजुकेशन 100% कर दें, कोई एक काम एक फील्ड में आप भी कर दें जिसकी बेस के ऊपर पूरे मुल्क में दोबारा आप जा सके। कर्नल साहब, आपके पास क्या ऐसा सोल्यूशन है कि कौम ये करे? नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ आप देते हैं या कोई एहतसाब होना चाहिए? गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए? जुल्फकार साहब, बात ये है कि गवर्नेंस जो है ना वो बड़े उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट जो कर रहे हैं लोग, दे शुड बी डेड ऑनेस्ट, दे शुड बी डेडिकेटेड टू द कॉज। कर्नल साहब, आप जैसा बंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगे तो बोला ठीक हो सकता है। कौन जी? कौन? दोबारा बताइए। आप जैसे किसी ऑनेस्ट आदमी को अगर मौका मिले तो नेशनल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बन के, तो आप किस तरह मुल्क बेहतर करेंगे? देखिए, बात यह है कि एक बंदे से नहीं होगा, इसमें पे पूरी टीम ऑनेस्ट हो। आप मुझे पता प्रोविंसेस में सारे ऑनेस्ट हो। अभी अगर क्या फेडरल में और पंजाब में क्या गवर्नेंस बेहतर है? मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं है, करप्शन है उधर, लेकिन इतनी नहीं है जितनी बाकी 3 प्रोविंसेस में, कि आप सोच भी नहीं सकते तो कितनी करप्शन। तो वो ठीक करने के लिए डॉक्टर सईद अलाई साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है? डॉक्टर सईद अलाई साहब, आपको कोई अहम मुद्दा टेक्नोक्रेट का दिया जाए गवर्नमेंट में, कोई तजवीज़ आप दें कि किस तरह हालात बेहतर हो सकते हैं, किस तरह इंप्रूवमेंट हो सकती है गवर्नेंस में? डॉक्टर सईद अलाई साहब।
डॉक्टर सईद अलाई साहब, आप नौलफा साहब, आप बताएं कि क्या गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, टैक्स कलेक्शन को कैसे बेहतर किया जाए, कुछ तजवीज़ दे जाते जाते। देखिए जी, हर इदारे को मुस्तहकम करने के लिए जो सबसे बुनियादी इकाई है वो इंसाफ है और मेरिट है और डिसिप्लिन है। ठीक है। जब तक आप इदारों के अंदर डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, उनके अंदर मेरिटिज्म को आप फ़रोग नहीं देंगे और रिश्वत सतानी और सिफारिश का 100% खात्मा नहीं करेंगे, आप गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इन 3 चीज़ों के 4-5 जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर कांटा मारना पड़ेगा और उसके लिए बड़े मजबूत असाब चाहिए इस बिगड़े हुए माशरे को और इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और उसमें एक चीज़ मैं कहूँगी जो हमारे लिए, मेरे लिए ख़ासतौर से बहुत खुशी का बाइस भी है कि मुझे ये आज खबर मिली है कि कम से कम हमारा फ़ौज का इदारा जो है वो माशाल्लाह बड़ा मुस्तहकम है और हमें अब चाइना की तरफ से एक आबदोज़ भी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये इदारा ये कम से कम मुस्तहकम होता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। और आज अगर हमारी आमना उल्फा साहबा इसी खुशखबरी के ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और पाकिस्तान का कम से कम जो दफा है नाकाबिल तस्खीर है, महफूज हाथों में है और अवाम की जो खुशहाली है वो भी साथ साथ उसका भी सोचना पड़ेगा, उसको भी लेके चलना पड़ेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे जी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत जी, बहुत शुक्रिया।